हेलो दोस्तों, टैगोर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, जो आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या किस तरीके से एडमिशन होगा यहाँ पे। और सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग का, वो 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे वही आपसे सारे 10-12 की मार्कशीट और जो CUET का आपका जो मार्कशीट मिला है वो, फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स, यही सारे लगेंगे। तो वहाँ पे आप जाके जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में, काउंसलिंग फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे वो वहीं पे दिया होगा साइट पे, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। खैर, आइए हम आगे आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि जैसे आप सबको पता होगा कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इवन की बहुत सारी स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, लगभग 100 की संख्या में यूनिवर्सिटी इस बार आपके CUET स्कोर से एडमिशन लेने वाली हैं। आपने CUET एग्ज़ाम अभी जो दिया है, तो हर यूनिवर्सिटी का कुछ अपना अलग अलग क्राइटेरिया भी है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे BA में एडमिशन के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट और कोई लैंग्वेज रख रही हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो आपके डोमेन वाले सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स वाले, तो इस टाइप के सब्जेक्ट भी रख रही हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया है। फ़िलहाल आज चूँकि दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो देखेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या क्राइटेरिया आपके लिए इस वर्ष रखा है अपने जो स्नातक कोर्सेज़ हैं उसमें एडमिशन के लिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, क्या है देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 16 संकायें हैं, 90 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, 86 विभाग हैं और करीब 7 लाख विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते हैं। मतलब काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं इसके दिल्ली में। तो ये एक थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आगे देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे ये तो आपको पता होगा, ये सामान्य विश्वविद्यालय जो आपका CUET का एग्ज़ाम हुआ है, ये उसका पूरा यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्राइटेरिया है। आपको पता भी होगा, आपने एग्ज़ाम ही दिया है तो यहाँ पे भी उसको दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे खंड 1 है, खंड 1 में आपकी इधर 13 भाषाएँ, फिर खंड 1 ख में 20 भाषाएँ हैं। उसी तरीके से खंड 2 में इन्होंने 27 डोमेन लैंग्वेज रखी थी, फिर खंड 3 जनरल टेस्ट का था। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी स्नातक प्रोग्राम में प्रवेश CUET 2022 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड और विदेशी नागरिक, इनको छोड़ के बाकी जो भी कोर्सेज़ हैं उसमें आपका जो है CUET के स्कोर के थ्रू ही एडमिशन होगा। बस इनमें कुछ अलग प्रोसेस रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। जो हमारी अगली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या है कि CUET, ये जो आप देख रहे होंगे, तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अभ्यर्थी को CUET में केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए जिससे उसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपने 12th में 3 तरीके के सब्जेक्ट जनरली होते हैं। एक साइंस वाले, साइंस में मैथ और बायोलॉजी अलग अलग हो जाते हैं, फिर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, फिर कॉमर्स वाले सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्ट होता है, फिर एक एग्रीकल्चर के भी अलग कोर्सेज चलते हैं। तो इस टाइप से 12th में साइंस, आर्ट, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। मान लीजिए कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन लेना है, BA मतलब जो सोशल साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, BA में आप जाने के बाद वही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको उन कोर्सेज में एडमिशन लेना है और मान लीजिए आपने 12th किससे किया है, साइंस से, आपने मैथ रखा है 12th में और अब आप आगे BA करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो आप सोचेंगे कि आप CUET एग्ज़ाम में हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी दे के आप BA में एडमिशन पा लेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो ये नहीं होगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही आप एग्ज़ाम देंगे और
इन्हीं सब्जेक्ट के थ्रू आपका एडमिशन होगा बीए में। मतलब कि जो 12th में आपने पढ़ा है, जो 12th में आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और वो जो सब्जेक्ट आपके रहे हैं, उन्हीं सब्जेक्ट के द्वारा आप CUET एग्ज़ाम में बैठेंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीए में आपको लेना हो, बीकॉम में लेना हो या फिर बीएससी में लेना हो। अगर आपने साइंस 12th में ले रखी है, आपने साइंस से 12th कर रखा है, तो आप साइंस वाले ही सब्जेक्ट CUET में देंगे और उसी से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी बीए बीकॉम किसी भी कोर्स में एडमिशन होगा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए अपना स्पेशल क्राइटेरिया। मान लीजिए आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपने 12th मान लीजिए साइंस से करी है और आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा क्राइटेरिया है, जनरल टेस्ट और हिंदी आप दीजिए, अच्छे नंबर लाइए और बीए करिए BHU से। तो ये BHU का क्राइटेरिया है। उसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा अजीब सा, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये इस टाइप का क्राइटेरिया इन्हें नहीं रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन अब यूनिवर्सिटी है, इनका वचन ही शासन है, तो अब यूनिवर्सिटी जो बोलेगी आपको वही करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इधर आगे तो कुछ इससे इम्पोर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है बताने लायक। आगे ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे और बताने लायक है नहीं, तो हम सीधे आ जाते हैं कहाँ पे, सब्जेक्ट और कोर्सेज पे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए स्नातक कला मानवी की जो सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, वहाँ पे किन किन क्या क्या कोर्सेज चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। BA ऑनर्स अरबी, बंगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, फारसी, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, ये सारे BA वाले कोर्सेज हैं, आर्ट वाले कोर्सेज हैं। फिर मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, पत्रकारिता, इतिहास, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक कार्य और समाजशास्त्र। तो ये BA वाले कोर्सेज़ हैं, आर्ट वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज़ हैं। इतने कोर्सेज़ दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्ट से चलते हैं। मतलब इनको करने के बाद आपको BA की डिग्री मिलेगी, बैचलर ऑफ आर्ट की। अब फिर ये विज्ञान और गणित से संबंधित कुछ कोर्सेज़ भी हैं। ये क्या क्या हैं देख लेते हैं। BSc एंथ्रोपोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बायोमेडिकल साइंस, रसायन शास्त्र, पॉलीमर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन और खाद्य प्रौद्योगिकी, जियोलॉजी, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और ये सारे कोर्सेज कहाँ पे हैं आपके, साइंस में। और भी कुछ कोर्सेज हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, पूरे साइंस वाले ही कोर्सेज हैं यहाँ पे। आगे देख लेते हैं कॉमर्स से संबंधित क्या ये चला रहे हैं। ये आपके यहाँ पे कॉमर्स वाले प्रोग्राम है। कौन से, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, वित्तीय निवेश विश्लेषण में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये कॉमर्स वाले कार्यक्रम हो गए, इनके प्रोग्राम हो गए। फिर कुछ वोकेशनल कोर्स भी चलते हैं। क्या हैं ये, यहाँ पे सारे ये वोकेशनल कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे क्या है। फिर कुछ संगीत के भी कोर्सेज चलते हैं, संगीत और ललित कला, फाइन आर्ट। तो यहाँ पे वो सारे कोर्सेज दिए हैं। ये नोटिफिकेशन जो है मैं वीडियो में पिन भी कर दूंगा नीचे, तो वहाँ से आप खोल के पढ़ भी सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से एजुकेशन में भी है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये इतने सारे कोर्सेज ग्रेजुएशन लेवल पे दिल्ली विश्वविद्यालय में चलते हैं। आगे आते हैं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताई थी कि 17 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं जिन कोर्सेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन आपको कहाँ से, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना होगा, तो वो उस वेबसाइट का भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा और आप वहाँ से जाके अपनी जो भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट हैं। जैसे कि लैंग्वेज में इतने, ये कुल 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, 33 भाषाएं हैं। अभी इनका इम्पोर्टेंस आगे समझ में आएगा क्या है, क्यों यहाँ पे इसको दिया गया है। ये सूची क के विषय हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सूची क में 33 भाषा वाले सब्जेक्ट रखे गए हैं। सूची ख 2 भाग में विभाजित है, एक तो सूची ख 1,
सूची ख 1 और सूची ख 2, यानी कि ये जो डोमेन सब्जेक्ट थे, जो कि CUET वाले सारे डोमेन सब्जेक्ट थे, उसको यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और एक को सूची ख 1 में रख दिया है और बाकी को सूची ख 2 में रख दिया है। जनरल टेस्ट का कोई सीन नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। जनरल टेस्ट जो कि माना जा रहा था कि लगभग सारी यूनिवर्सिटी इसके लिए रखेंगी एलिजिबिलिटी, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने बिल्कुल ही जनरल टेस्ट को नकार दिया है। जितने भी कोर्सेज़ मैंने आपको ऊपर बताया, चाहे वो BA वाले हों, BSc वाले हों, BCom वाले हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनरल टेस्ट कहीं भी नहीं रखा गया है। तो जिन बच्चों की मैथ रीजनिंग कमज़ोर है उनके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि आपको मैथ रीजनिंग अगर आपको नहीं आती तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनसे आप एग्ज़ाम दीजिए और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे दिया गया होगा कोर्सेज़ में क्या क्या। अब जैसे आज हम सारे कोर्सेज़ के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आपको भी मैंने दिखाया भी कि बहुत सारे आर्ट के कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे साइंस वाले हैं, बहुत सारे कॉमर्स वाले हैं। तो एक ही वीडियो में अगर सारा सब कुछ बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, इसके चलते सारा चीज़ नहीं बनाऊँगा आज सिर्फ आर्ट वाले सब्जेक्ट का ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे अगर आप BA ऑनर्स अरबी में करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए से, तो क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है, सूची क 1 से अरबी, सूची ख 1 से कोई भी 2 विषय, सूची ख 1 या ख 2 से कोई एक विषय। मतलब सूची ख जहाँ से 33 लैंग्वेज मैंने आपको बताई, इनमें से आपको अरबी रखनी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो सूची ख 1 है जिसमें कि कुछ सब्जेक्ट थी, आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, सूची ख 1, हाँ ये देखिए यहाँ पे सूची ख 1, ये वाली जो सूची है ख 1 ख 2, तो यहाँ से ये बोल रहे हैं कि यहाँ से इनमें से ये जो यहाँ पे कितने 18 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे जो ये 18 सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई 2 विषय रखिए और एक विषय आप चाहे यहाँ से रख लीजिए चाहे यहाँ से रख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजिंग है, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज होंगे। सबसे पहली चीज़ कि जैसे इन्होंने क्या कहा कि सूची क से कोई एक विषय या अरबी की बात हो रही है, BA ऑनर्स अरबी की, तो वहाँ से सूची क से एक तो अरबी भाषा की होनी चाहिए, अरबी में आपने CUET का पेपर दिया हो। दूसरी बात ये है कि ये जो सूची ख 1 है, सूची ख 1 सूची ख 2, इन सूची ख 1 से 2 विषय और एक विषय इन दोनों में से कहीं से, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, इन दोनों में से कहीं से एक विषय आप उठा लीजिए। मान लीजिए यहाँ से आपने भूगोल और इतिहास उठाया, 2 विषय हो गए, अब बचा एक विषय। एक विषय आप यहाँ से भी उठा सकते हैं और यहाँ से भी उठा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो आपने मान लीजिए यहाँ से भूगोल और इतिहास उठाया और फिर आपने यहाँ से राजनीति विज्ञान उठा लिया, हो गया, तो बस आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला कोर्स देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसमें इन्होंने ऑप्शन भी रखा है। ऑप्शन क्या है कि जैसे एक तो ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया BA ऑनर्स अरबी के लिए, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या रखा है इन्होंने, सूची ख से कोई एक भाषा, मतलब जो अभी अरबी भाषा ये बोल रहे थे कि सूची क से अरबी भाषा ही होनी चाहिए, अब ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, सूची क से कोई भी एक भाषा, 33 भाषाएं जो दी गई हैं उसमें से अगर आपने हिंदी या इंग्लिश में भी पेपर दिया तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और बाकी चीज़ें इन्होंने वही रख दी हैं जो मैंने आपको बताई। सूची ख 1 से कोई एक विषय, सूची ख 1 से कोई 2 विषय और एक विषय सूची ख 1 या सूची ख 2 से, दोनों में से कहीं से एक विषय आप उठा लीजिए। तो वही इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र अगर आपने उठा लिया और लैंग्वेज के तौर पे मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश दे दिया, तो बस आप BA ऑनर्स अरबी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे नंबर पाए हैं, आपकी मेरिट अच्छी बनती है, तो आप बिल्कुल आसानी से वहाँ पे एडमिशन पा जाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे क्योंकि हर कोर्स में मैं ये नहीं बताऊँगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्या कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है। यहाँ पे अरबी ऑनर्स के लिए सीटें थोड़ी कम दिख रही हैं, एक ही कॉलेज दिख रहा है यहाँ पे, जाकिर हुसैन कॉलेज। तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि खासकर मुस्लिम बच्चे अरबी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप कंपटीशन यहाँ पे रहेगा। BA ऑनर्स बंगाली के लिए क्या क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया वही है जो अरबी के लिए थी, बस यहाँ पे अरबी की जगह बंगाली हो गई है इस वाले कॉम्बिनेशन में।
सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है, अरबी की जगह बंगाली हो गई है। और ऑप्शन में क्या रख दिया है इन्होंने, बस सेम वही क्राइटेरिया, सूची क से कोई एक भाषा, सूची ख 1 से कोई 2 विषय, सूची ख 2 से या ख 1 से कोई एक विषय। सूची क से कोई एक भाषा आप उठा लीजिए, मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश। जनरली लोग भाषा में या तो हिंदी दिए होंगे या फिर इंग्लिश दिए होंगे। 95% बच्चों ने यही भाषा में यही दोनों उठाया होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो इनमें से अगर आप कोई एक आपने दिया हो, और सूची क 1 से 2 विषय और एक विषय सूची ख 1 से या फिर सूची ख 2 से, यहाँ से आपने अगर कर ले रखा है वही आप कॉम्बिनेशन उठा लेंगे, इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र वाला या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाते हैं। बशर्ते आप ध्यान रखेंगे कि आप वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उठाएं जो आपने 12th में पढ़ रखा हो। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपका वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है कहाँ कहाँ पे चलेगा आपका बंगाली ऑनर्स। मिरांडा हाउस कॉलेज है और जाकिर हुसैन कॉलेज है, 2 ही जगह आपका चलेगा। बी ऑनर्स अंग्रेजी की बात करें तो सूची क 1 से अंग्रेजी होनी चाहिए, सूची ख 1 से कोई 2 विषय और ख 2 से कोई ख 1 या ख 2 से कोई एक विषय। जैसे अगर ये क 1 और ख 1 को मैं इंग्लिश में लिख दूं तो मान लीजिए एक सूची ए है, एक सूची B1 है, एक सूची B2 है। ए में सारी लैंग्वेज यानी कि करीब 33 लैंग्वेज इन्होंने रखी हुई है। सूची अब B1 में कुछ सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट है, और B2 में कुछ सब्जेक्ट है। यहाँ से ये बोल रहे हैं कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, B1 से 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, और एक सब्जेक्ट या तो आप B1 से रखें या B2 से रखें। ध्यान देंगे, ए से 33 विषय हैं, 33 लैंग्वेज वाले, कोई भी एक आप उठा लीजिए। हिंदी इंग्लिश जनरली लोग ले रहे हैं तो हिंदी या इंग्लिश ही होगा। B1 से कोई 2 विषय और एक विषय या तो B1 से उठा लीजिए या B2 से उठा लीजिए। बशर्ते ध्यान दीजिए कि जो एक विषय आप बाद में उठाएंगे वो इन दोनों में से नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने इतिहास भूगोल पहले ही उठा लिया और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं भूगोल ही उठा लूँ, ऐसा नहीं। इतिहास भूगोल अगर आपने उठाया है यहाँ से तो आप राजनीति शास्त्र या फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी उठा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स कहाँ कहाँ चलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में? इतने सारे कॉलेज हैं जहाँ पे आपका इंग्लिश ऑनर्स चलेगा, BA। कुछ और भी कॉलेज हैं इंग्लिश ऑनर्स वाले, तो बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे दिख रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये सारे कॉलेज हैं। सीटें दी हुई हैं, कहाँ किस किस वर्ग में कितनी सीटें। फ्रेंच ऑनर्स की बात करें, फ्रेंच ऑनर्स सेम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी दिखेगा जो अरबी और बंगाली में दिखा था। आप बस अरबी और बंगाली की जगह पे उठा के फ्रेंच डाल दें। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये जो पहला 2 कॉम्बिनेशन है आपके पास, ऑप्शन में 2 कॉम्बिनेशन, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पहला कॉम्बिनेशन है इसमें पहले इस कॉम्बिनेशन से सीटें भरी जाएंगी। जितनी भी सीटें होंगी उस पर्टिकुलर कोर्स में इस पहले कॉम्बिनेशन से भरी जाएंगी। जब सीटें खाली रह जाएंगी, इस कॉम्बिनेशन से नहीं भरा पाएंगी, तब ये दूसरे कॉम्बिनेशन वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ध्यान देंगे, ये बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने की है या बहुत बुरी चीज़ भी की है कह सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कहाँ किस तरीके से उससे जुड़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। जर्मन है, BA ऑनर्स जर्मन, सेम कॉम्बिनेशन आपको यहाँ भी दिखेगा। 2 ऑप्शन इन्होंने रखा है, बस वो जो अभी तक अरबी और बंगाली था वहाँ पे उठा के आप जर्मन रख देंगे। और वही सेम बात यहाँ भी कि पहले कॉम्बिनेशन 1 से आपको सीटें भरी जाएंगी, यहाँ अगर खाली रह जाती हैं तो फिर कॉम्बिनेशन 2 से सीटें भरी जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप समझ पा रहे होंगे। कहाँ चलेगा जर्मन और ऑनर्स? तो जर्मन एंड रोमांस अध्ययन विभाग, यह बस एक ही जगह चलेगा। सामान्य की 19 सीट, SC ST OBC ये सीट हैं सारी। BA ऑनर्स हिंदी देख लेते हैं, वही है सूची क से हिंदी, सूची ख 1 से कोई, वही जो इंग्लिश में इंग्लिश ऑनर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी थी, हिंदी ऑनर्स के लिए भी बस वही एलिजिबिलिटी है। फ़र्क इतना है कि इंग्लिश ऑनर्स में आपको सूची क से इंग्लिश उठाना था, हिंदी ऑनर्स में आपको सूची क से या सूची ए से हिंदी उठानी है। और सिंपल सी बात है, हिंदी ऑनर्स है तो बहुत सारे कॉलेज में हिंदी ऑनर्स भी चलाया जाएगा। इतने सारे कॉलेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और भी नीचे हैं बहुत सारे कॉलेज हैं। कुल 48 कॉलेज में आपको हिंदी ऑनर्स चलेगा। तो जिन बच्चों को हिंदी लेना है उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे हिंदी के कॉलेज भी दिख रहे हैं, करीब 48 कॉलेज हैं। तो आप थोड़ी सी भी अच्छे मेहनत कर लेंगे तो आप बिल्कुल ईजिली दिल्ली विश्वविद्यालय में BA हिंदी
में एडमिशन आपको मिल सकता है। फिर इटालियन है, सेम वही फ्रेंच और अरबी जो बंगाली मैंने बताया वही सेम रखा गया होगा यहाँ पर भी, और फ्रेंच और अरबी और बंगाली की जगह यहाँ पे इटालियन रख देना है। ठीक है। फ़ारसी में सेम वही प्रोसेस जो बंगाली अरबी के लिए रखा गया, सेम वही प्रोसेस फ़ारसी में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 कॉम्बिनेशन है, पहले कॉम्बिनेशन से सीट भरी जाएगी, वहाँ से अगर खाली बच जाएगी तो फिर दूसरे कॉम्बिनेशन से। पंजाबी में भी सेम वही चीज़ आपको दिखेगा, 2 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या है 2 कॉम्बिनेशन? यहाँ पे आपको पहला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन उसके नीचे दिख रहा है। पहले कॉम्बिनेशन वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर इससे सीटें खाली बचती हैं तो फिर दूसरे कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी। कहाँ कहाँ? इतने सारे 5 कॉलेज हैं जहाँ पे पंजाबी ऑनर्स चलेगा। संस्कृत ऑनर्स की बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 संयोजन है, 1 2 3 4 संयोजन इन्होंने रखा है संस्कृत ऑनर्स के लिए। और इन 4 कॉम्बिनेशन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से क्या क्या कॉम्बिनेशन है। सूची क से कोई एक भाषा, कोई भी एक भाषा, 33 भाषा हैं, कोई एक भाषा आप रख लें। सूची ख 1 से संस्कृत प्लस कोई 2 विषय जिनमें से एक सूची ख 1 से होना चाहिए। देखिए, सूची क से एक भाषा उठा ली, कोई भी एक भाषा, 33 भाषाएँ हैं। सूची ख 1 से संस्कृत, 3 सूचियाँ मैंने आपको बताई, A, B1, B2। यहाँ पे 33 लैंग्वेज थी, इनमें से कोई एक उठा लीजिए। B1 से आपको संस्कृत ही उठानी है, कंपलसरी है। और उसके बाद कोई 2 विषय जिनमें से एक सूची ख 1 से होना चाहिए। तो फिर उसके बाद 2 विषय आपको और लेना है, जो एक यहाँ से कंपलसरी होना चाहिए। या तो आप दोनों ही यहीं से उठा लें, या फिर एक यहाँ से उठा लें, एक यहाँ से उठा लें। तो इस तरीके से यहाँ पे संस्कृत है, बाकी भी आप देख लेंगे क्या क्या यहाँ पे है। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, बहुत बच्चों को तो ये नोटिफिकेशन ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से समझा जाए। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि आपको नोटिफिकेशन समझा दिया जाए कि किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखना है और क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है। जो आपने CUET में जो CUET का जो पूरा स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा इन्होंने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। जैसे CUET में आप देख रहे होंगे कि जो पहला सेक्शन था उसमें 2 बटे थे लैंग्वेज वाले, एक में इंडियन लैंग्वेज थी सारी, दूसरी में फॉरेन लैंग्वेज थी। फिर दूसरा सेक्शन CUET ने डोमेन सब्जेक्ट का रखा था जिसमें सारी डोमेन सब्जेक्ट थी। तीसरा सेक्शन था आपका जनरल टेस्ट वाला, ये CUET का फॉर्मेट था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल अलग इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया। सबसे पहले उसने काम किया कि ये जो 2 सेक्शन में बटा हुआ था इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज को, इन्होंने इसको सेक्शन A करके एक ही सेक्शन में रख दिया, पूरी की पूरी 33 लैंग्वेज। ठीक है। फिर ये जो डोमेन सेक्शन जो कि सिर्फ एक था, पूरी डोमेन सब्जेक्ट सारी एक ही सेक्शन में थी, इसको इन्होंने B1 और B2 करके डिवाइड कर दिया। ठीक है। जहाँ पहले से डिवाइड है उसको ये लोग 1 कर दे रहे हैं, और जहाँ पहले से 1 है इसको ये लोग यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, कुछ को यहाँ पे रख दिया। और जनरल टेस्ट की तो कोई बात ही नहीं की। तो मतलब जनरल टेस्ट आपने दिया हो और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी के लिए है, BHU के लिए है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए है, तो इन सब के लिए इसका महत्व है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जनरल टेस्ट का कोई महत्व नहीं। ठीक है। इतने सारे कॉलेज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हो संस्कृत वाले, स्पेनिश वगैरह का भी सब वही कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखना है और किस तरीके से चीज़ों को समझना है। ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये चीज़ें आप देखिए, ये जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इसको आप समझ जाएंगे। आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा? आपको कन्फ्यूजन यही जो मैंने अभी बताया कि जो CUET का फॉर्मेट था और जो दिल्ली विश्वविद्यालय का फॉर्मेट था उसमें फ़र्क है। बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है। सूची क में इन्होंने पूरी लैंग्वेज उठा के सूची क में रख दी, जबकि CUET वाले फॉर्मेट में ये लैंग्वेज 2 सेक्शन में डिवाइड थी। A1 और A2 में ये पूरा सेक्शन डिवाइड था। A1 में सारी इंडियन लैंग्वेज थी, A2 में सारी फॉरेन लैंग्वेज थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ही सूची बनाई और पूरी की पूरी लैंग्वेज इसी सूची में डाल दी। ठीक है। फिर इन्होंने एक दूसरा सेक्शन बनाया जिसको इन्होंने डिवाइड किया ख1 यानी कि B1 और B2 में। और आप CUET वाले फॉर्मेट में देखेंगे कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो
ये 18 सब्जेक्ट ये वाले और 9 ये वाले, यानी कि 9 27 सब्जेक्ट होते हैं कुल। ये पूरे CUET वाले में इन्होंने डोमेन में रखा था, NTA ने, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। तो इसी चीज़ को समझना है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या फॉर्मेट रख रही है। 2 चीज़ें देखिए एक समझने वाली हैं, एक मैंने आपको बता दी यहाँ पे। दूसरा फॉर्मेट क्या है कि, या दूसरी समझने वाली चीज़ क्या है कि आपने 12th में जो सब्जेक्ट रखा होगा उसी के बेस पे आपको एंट्रेंस में आप बैठेंगे और उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे आप किसी भी कोर्स में लेना चाहते हो। आप अगर 12th में अगर आपने साइंस ले रखी है तो आप उसी सब्जेक्ट से बैठेंगे CUET में, भले ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA का कोर्स करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपने अगर साइंस ले रखा है तो आप साइंस वाले, मान लीजिए कि आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखी है, तो जब आप CUET में बैठेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ही थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप बार बार नोटिफिकेशन देखेंगे, बार बार इस वीडियो को सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, करीब 100 पेज का नोटिफिकेशन है। अगर मैं एक एक चीज़ बताने लगूँगा तो करीब 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, आप बोर भी होंगे, कोई मतलब नहीं है चीज़ों का। वही सारे हैं जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने बहुत चीज़ें शॉर्ट में बताई हैं, फिर भी 26-27 मिनट का ये वीडियो हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए, मैं ज़रूर से आपको उसका जवाब दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।